नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये हमारी सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको ये हमारी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से हमारे प्रत्येक वीडियो की PDF आप ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रतिदिनम पद में समास है, तो आपको बताना है कि प्रतिदिनम शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास। आसान प्रश्न है, आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा अव्ययभाव समास। जो प्रति शब्द है वो यहाँ अव्यय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से व्याकरण से कौन सी संधि संबंधित नहीं है। मुख संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको बताना है कि इसमें से व्याकरण से संबंधित संधि कौन सी नहीं है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हैं वो व्याकरण से संबंधित हैं, लेकिन जो मुख संधि है वो व्याकरण से संबंधित नहीं है। जो काव्यशास्त्रीय जो विषय है उसमें मुख संधि जो संधि होती है काव्यशास्त्रीय में 5 प्रकार की होती है, जिसमें से एक मुख संधि भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पठितः में धातु प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि पठितः में धातु प्रत्यय कौन सा है। पठ प्लस कत्वा, पठ प्लस कत, पठ प्लस घ्य, पठ प्लस ल्यूट। तो आपको बताना है कि पठितः में धातु प्रत्यय कौन सा है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो पठ प्लस कत प्रत्यय है वहाँ हमारा इसके पठ और कत प्रत्यय मिलने से बना है हमारा पठित है। और अगर पठ प्लस कत्व प्रत्यय मिल जाए तो जहाँ शब्द बनेगा वो बनेगा पठित्वा। और पठ अगर घय प्रत्यय मिल जाए तो शब्द बनेगा पाठ, केवल पाठ। और पठ और ल्युट प्रत्यय मिल जाए तो बनेगा पठनम। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। संधि, अव्यय, कारक या प्रत्यय। तो आपको बताना है कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम। जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं उसे बोलते हैं हम कारक। और संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तस्मई में विभक्ति है, तो आपको बताना है कि तस्मई में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। तो आपको बताना है कि तस्मई में कौन सी विभक्ति है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो तस्मई में विभक्ति है वो है हमारी चतुर्थी विभक्ति। तस्मई श्री गुरुवे नमः, ये जो सूत्र आता है ये हमारा चतुर्थी विभक्ति में आता है। अब ये तस्मई शब्द किससे बना है। जो तत् शब्द है उसका जो चतुर्थी विभक्ति है वो हमारा तस्मई शब्द बना है। अब तस्मई, ताभ्याम और तेभ्य, ये जो सारे आते हैं ये हमारे चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारक में भी ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि तस्मै श्री गुरुवे नमः दे दिया या फिर श्री गणेशाय नमः दे दिया, तो पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको याद रखना है चतुर्थी कारक, जहाँ पर भी नमः का जो योग बनता है वहाँ हमारा चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रोत्रिवार्थम स्मृतिर आगच्छतम।
प्रस्तुत श्लोक उद्धृत है। कहाँ से लिया गया है यह श्लोक आपको बताना है। ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, रघुवंशम महाकाव्य से या उपयुक्त में से नहीं, किसी में से नहीं। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है रघुवंशम महाकाव्य से, आचार्य कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राचीन मुनियों की जो वाणी होती है, जो ऋषि मुनियों की वाणी होती है, वो स्मृति और श्रुति के अनुसार चलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अच संधि किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि अच संधि किसे कहते हैं। आसान प्रश्न है, ये मत सोचिएगा कि प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत आसान है। हम सीरीज को आगे कठिन स्तर की ओर लेते चलेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा आप आसान भाषा में भी समझिएगा, आसान भाषा को भी आप याद रखिएगा, फिर उसके बाद में हम कठिन अपने जो प्रश्नों का जो स्तर है वो कठिन करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आपको बताना है अच संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, प्रतिमुख संधि को या स्वर संधि को। आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आप उत्तर इसका लगा लोगे। जो इसका सही उत्तर है, जो अच संधि होता है वो होती है हमारी स्वर संधि। जो अच संधि होती है वो हमारी यहाँ स्वर संधि है। और व्यंजन संधि को बोलते हैं हम हल संधि। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। जो स्वर संधि होती है वो हमारी अच होती है और विसर्ग संधि हमारी हल होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है चोरभ्यम में समास है। तो आपको बताना है कि चोरभ्यम में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो आपको बताना है कि चोरभ्यम में कौन सा समास है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा तत्पुरुष समास। यहाँ जो तत्पुरुष है, यानी कौन सा तत्पुरुष है वो हम आपको बताएंगे। जो चोरात का जो समास विग्रह होगा वो होगा हमारा चोराद भयम। तो यहाँ आपने अगर ये आपको याद हो कि भय और रक्ष के योग में जो होती है हमारी जो भय और इसके योग में होती है, भय और रक्ष के योग में ये हमारी होती है यहाँ पंचमी विभक्ति। तो यहाँ जो तत्पुरुष हुआ ये हमारा यहाँ पंचमी तत्पुरुष हुआ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मम न रोचते मोदकम, माम न रोचते मोदकम, मह्यम न रोचते मोदकम या मत न रोच के मोदकम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो मह्यम न रोच के मोदकम है वो यहाँ वाक्य शुद्ध है। तो क्योंकि रुच्यनार्थम प्रियमाणम के अनुसार जो रुचि का जो यहाँ जो बात कही गई है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो चतुर्थी विभक्ति के अनुसार ही हमारा कर्ता और क्रिया दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति के अनुसार ही ये हमारी कर्ता और क्रिया यहाँ है। तो इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अश्वात राम है अपतत है। तो इस वाक्य में आया गया जो अश्वात है उसमें कौन सी विभक्ति है। तो आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। आसान प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आप इसका सही उत्तर लगा लोगे। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा पंचमी विभक्ति। अश्वात राम है
अपतत, वृक्षात पत्राणि पतत, या फिर बालकात वृक्षात पतत। ये इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे बिल्कुल सही से उत्तर इसका बताएंगे। उपगंगम में समास है, तो आपको बताना है कि उपगंगम में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो आपको बताना है कि उपगंगम में कौन सा समास है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि उपगंगम में हमारा अव्ययभाव समास है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कई वीडियो में ये बात चर्चा में लाई है कि जहाँ पर भी कहीं किसी भी नदी के बारे में बात कही जाए, यानी जो द्वितीय पद है वो नदी है, नदी का रूप है, नदी का नाम है, और जो वहाँ जो प्रथम पद है वो वहाँ अव्यय हो, तो वहाँ हमेशा अव्ययभाव समास होता है। ये आप याद रखिएगा। जैसे कि जैसे पंचगंगम आ गया, गंगम, तो यहाँ ये नहीं है कि पंचगंगम आप द्वंद्व समास लगा दो, लेकिन पंचगंगम जो होगा वो हमारा भी अव्ययभाव समास होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्यतः में धातु है, तो आपको बताना है कि खाद्यतः में कौन सी धातु है। खाद्य धातु, खादि धातु, ख धातु या खादित धातु। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका खाद्य धातु है, ये खादित शब्द में खाद धातु लगी हुई है। अब देखिएगा, खाद्य धातु प्लस कत प्रत्यय मिलकर खादित शब्द बना है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जटाभि तपसः में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है। तो आपको बताना है कि जटाभि तापस में तापह में कौन सा विभक्ति है। एकथित च इत्याभूतले लक्षणे, संयुक्त प्रधाने या अपवर्गे तृतीया। तो आपको बताना है कि कौन सा विधायक सूत्र है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो यहाँ इत्याभूतले लक्षणे जो सूत्र है वो यहाँ इससे प्रतिपादित हुआ है। तो कहना क्या चाहते हैं कि कि इसकी जो विशेषता बताइए, यानी जो जटाओं वाला व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति के जटा है वह यहाँ तपस्वी व्यक्ति है। तो इस वाक्य का यह अर्थ है। तो यहाँ जो ये लक्षण बताया गया है कि यानी जो जटा वाला व्यक्ति है वही तपस्वी है, तो ये इत्याभूतले भूते लक्षणे के अनुसार तृतीया विभक्ति के अनुसार ये यहाँ सूत्र बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है। इसमें तो आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो आपको नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बताना है। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो प्रथम विभक्ति का रूप बनेगा नदी नद्यो नद्यः, द्वितीय का बनेगा नदीम नद्यो नदीः। जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा नदीः, यानी यह ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो यानी हमारी यह सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।